बैंक ऑफ अमेरिका के लेटेस्ट एशिया फंड मैनेजर सर्वे में इंडिया को एशिया का सबसे कम पसंद किया जाने वाला स्टॉक मार्केट बताया गया है। रॉयटर्स की 20 अगस्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 से जून 2026 के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटीज से 50 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा निकाल लिया है। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि भारतीय शेयर बाजार अपने बुरे दौर से गुजर रहा है? इसी मसले की तहकीकात करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड लाइव। हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका के एशिया फंड मैनेजर सर्वे में इंडिया को एशिया का सबसे कम पसंद किए जाने वाला स्टॉक मार्केट बताया गया है। इस सर्वे के सामने आने के बाद देश के शेयर मार्केट को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। सर्वे रिपोर्ट बताती है कि अब भारतीय कंपनियों में फॉरेन ओनरशिप तकरीबन 17 साल के निचले स्तर पर है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स की नज़र में इंडिया की पोजीशन कमजोर हुई है। ऐसा क्यों है, इसे समझना जरूरी है, वो भी तब जब भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्टोरी अब भी मजबूत मानी जा रही है। कंपनियों की कमाई में सुधार के संकेत भी बताए जा रहे हैं, डोमेस्टिक डिमांड भी बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार एशिया के कई बड़े मार्केट से लगातार पिछड़ रहा है। 19 अगस्त तक निफ्टी 50 इस साल करीब 7.9% नीचे था, जबकि सेंसेक्स तकरीबन 9.8% गिर चुका था। सवाल यह है कि आखिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत को लेकर इतने कॉशियस क्यों हो गए हैं और क्या ये कमजोरी आगे भी जारी रहेगी? सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की। भारतीय बाजार पर इस समय सबसे बड़ा दबाव विदेशी निवेशकों की बिकवाली का ही है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ने भारत को खराब मार्केट मान लिया है। दरअसल दुनिया के निवेशकों को इस वक्त भारत में आकर्षक रिटर्न दिखाई ही नहीं दे रहा है और यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ ही एक और बड़ी वजह बताई जा रही है, वो है वैल्यूएशन। भारत लंबे समय से एक प्रीमियम मार्केट के तौर पर माना जाता रहा है। हमारी कंपनियों की ग्रोथ अच्छी हुई है, डोमेस्टिक कंजम्पशन मजबूत हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग भी बढ़ाई गई, यानी खर्च बढ़ाया गया, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी सुधार आया। लेकिन इसी के चलते भारतीय स्टॉक्स की वैल्यूएशन काफ़ी ऊंची हो गई है। अब जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सामने अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया और दूसरे मार्केट्स में अलग अलग विकल्प मौजूद हैं, तो वो ये हिसाब लगाने में लगे हैं कि किस मार्केट में कितना पैसा डाला जाए, उसके बदले कितना रिटर्न मिल सकता है। यानी समस्या ये नहीं है कि इंडिया अच्छा मार्केट रहा है या नहीं रहा है, बात यह है कि इन्वेस्टर्स अपना मुनाफा देख रहे हैं। समस्या ये भी है कि इन्वेस्टर्स पूछ रहा है कि क्या इंडिया इस वैल्यूएशन पर उतना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जा सकता है या फिर किसी और देश के शेयर बाजार इससे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एक और फैक्टर जिस पर बात करना बहुत जरूरी है और वो है क्रूड ऑयल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से अधिक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसलिए जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका असर भारत की पूरी इकोनॉमी पर पड़ जाता है। इंपोर्ट बिल बढ़ता है, इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता है, करंट अकाउंट पर दबाव आ जाता है और इसका असर रुपए पर भी पड़ता है। 20 अगस्त को ब्रेंट क्रूड ऑयल तकरीबन 93.8 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था और उसी दिन भारतीय रुपया तकरीबन 95.70 के रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। यानी भारत इस वक्त एक मुश्किल मेल से जूझ रहा है। महंगा क्रूड ऑयल है और कमजोर रुपया है, और ये मेल फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि विदेशी निवेशक जब भारत में पैसा लगाता है तो उसका रिटर्न सिर्फ शेयर की कीमत से तय नहीं होता, करेंसी भी मायने रखती है। मान लीजिए किसी विदेशी इन्वेस्टर को इंडियन स्टॉक्स में 10% का रिटर्न मिला, लेकिन उसी दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो गया, तो डॉलर में उसका एक्चुअल रिटर्न काफी कम हो सकता है। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे, वो ये भी देखते हैं कि रुपया कहां जा रहा है। और इस साल रुपया करीब 6% तक कमजोर हो चुका है। और यहां एक और बड़ा सवाल है, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं तो आखिर पैसा जा कहां रहा है? यहीं पर साउथ कोरिया और ताइवान की कहानी आ जाती है। आज ग्लोबल मार्केट्स में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम जो है उनमें से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी दुनिया के बड़े निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, डाटा सेंटर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग,
ताइवान और साउथ कोरिया की बड़ी कंपनियों को इस पूरी टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर स्टोरी से सीधा फायदा मिल रहा है। इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इन मार्केट्स में एआई और सेमीकंडक्टर थीम पर दांव लगाना अब थोड़ा आसान हो गया है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी करेक्शन भी आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ एआई की वजह से इन्वेस्टर्स ने इंडिया को छोड़ दिया है। कहानी इतनी सीधी नहीं है, बल्कि एआई बूम ने ग्लोबल कैपिटल एलोकेशन को बदलने में भूमिका भी निभाई है। और जब एआई लिंक्ड मार्केट में तेजी आई तो ताइवान और साउथ कोरिया जैसे मार्केट्स को उसका बड़ा फायदा मिलने लगा। लेकिन दूसरी तरफ जब एआई ट्रेड में करेक्शन आया तब इंडिया को कुछ फायदा भी हुआ है। इसीलिए एआई को इंडिया की कमजोरी की एक वजह कहना ठीक है, लेकिन अकेली वजह कहना ठीक नहीं होगा। असल कहानी वैल्यूएशन, अर्निंग, फॉरेन फ्लोज, करेंसी, क्रूड ऑयल और ग्लोबल रिस्क एपेटाइट है। इन सबको मिलाकर बनती है ये पूरी कहानी। और अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जो भारतीय बाजार के लिए थोड़ी उम्मीद भी देती है, और वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। निफ्टी 50 कंपनियों के नेट प्रॉफिट में तकरीबन 11% साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और एनालिसिस जो करने वाले हैं बाजार के, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 18% प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। यानी मतलब बिल्कुल साफ है कि इंडिया की जो कंपनीज हैं उनकी जो कॉर्पोरेट अर्निंग स्टोरी है वो खराब नहीं है, उसके बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। डोमेस्टिक डिमांड अब भी लगातार बनी हुई है, जो आपको आपकी इकोनॉमी को एक बड़ा सपोर्ट दे रही है। यानी मार्केट की कमजोरी सिर्फ इस वजह से नहीं है कि कंपनियां पैसा नहीं कमा रही हैं। ये ज़्यादा बड़ा सवाल है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स उन अर्निंग्स के लिए कितनी वैल्यूएशन देने को तैयार है। हालांकि जानकार मानते हैं कि भारत की डोमेस्टिक इकोनॉमी अब भी एक बड़ी स्ट्रेंथ के तौर पर है। कॉर्पोरेट अर्निंग में रिकवरी के संकेत हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट को लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी इंडिया को अभी पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है। जुलाई में फॉरेन इन्वेस्टर्स भारतीय इक्विटीज में फिर से नेट बायर्स बने थे, यानी सेंटिमेंट बदल भी सकता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड लाइव आशीष तिवारी के साथ। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।